ज़रा सोचिए, एक आलीशान होटल और आप इस होटल के कमरे में बंद हैं। बाथरूम का दरवाज़ा खोलते ही वहाँ बाथरूम नहीं बल्कि सीढ़ियाँ हैं जो आपको नीचे एक अंधेरे बेसमेंट में ले जाती हैं। और वहाँ एक और दरवाज़ा है जिसे बाहर से तो खोला जा सकता है लेकिन अंदर से नहीं। इस हॉल में न तो कोई खिड़की है और ना ही कोई रोशनदान। चारों तरफ पसरा है सन्नाटा और धुंध। फिर अचानक हवा में फैलती है गैस की गंध और एक ऐसा जहर जो कुछ ही देर में आपकी सांसें रोक देता है। आप छटपटाते हैं और चीखते हैं, दरवाजे को हाथों से पीटते हैं और मदद के लिए किसी को पुकारते हैं, पर कोई जवाब नहीं आता। अब आप समझ चुके हैं कि ये कोई होटल नहीं बल्कि मौत की एक भूल भुलैया है। अब आपके पास मौत के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं, क्योंकि बाहर से तो ये आलीशान होटल था लेकिन अंदर से मौत का एक जाल। और ये जाल बुना था एच.एच. होम्स ने। कौन था ये एच.एच. होम्स, जिसे बचपन से ही जानवरों की हड्डी को काटने छाटने में सुकून मिलता था और अब इंसानी शरीर के अंगों को अंदर से देखने की दिलचस्पी। तो यही सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो दोस्तों, नासिर स्टोरी हब चैनल के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची रहस्यमय और मिस्ट्री की पूरी कहानी लेकर आया हूं जिसने पूरे अमेरिका की नींव को हिला कर रख दिया। तो दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। तो बिना देरी किए सिलसिलेवार से शुरू करते हैं आज की कहानी। साल था 1861, जगह गिलमंटन, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका का एक छोटा सा कस्बा। और यहीं पैदा हुआ एक बच्चा, हरमन वेबस्टर मजेट, यानी आगे चलकर एच.एच. होम्स। हरमन के पिता कई तरह के काम करते थे, कभी घर पेंट करते तो कभी ट्रेडिंग, लेकिन उनका असली पेशा था खेती यानी फार्मिंग। वहीं उसकी माँ एक टीचर थी जिन्हें सादगी और डिसिप्लिन बहुत पसंद था। लेकिन घर का माहौल उतना शांत नहीं था। घर में प्यार से ज़्यादा डर था। हरमन के पिता बेहद सख्त किस्म के आदमी थे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते और ज़रा सी गलती पर बच्चे को बेरहमी से मारते पीटते और हर बात के लिए परिवार को ही ब्लेम करते थे। और इसी वजह से धीरे धीरे हरमन के मन में अपने पिता के खिलाफ नफरत घर करने लगी। और उसी नफरत और गुस्से से बचने के लिए उसने कुछ अजीब आदतें अपना लीं। बचपन से ही उसके अंदर एक सनक, एक जिज्ञासा थी जो दूसरों को डराती थी। वो छोटे जानवरों पर प्रयोग करता और उनकी हड्डियां काट कर देखता कि शरीर अंदर से कैसा होता है। लोगों को यह सब अजीब लगता था, लेकिन हरमन एक मेडिकल स्कूल में पढ़ता था और इसलिए किसी ने खुलकर एतराज नहीं किया। हरमन पढ़ाई में बेहद तेज था। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और घर की माली हालत तो मजबूत थी ही, जिसकी वजह से हरमन के क्लासमेट्स उससे जलने लगे। और शायद यही जलन एक दिन उसकी ज़िंदगी का मोड़ बन गई। कहते हैं जब हरमन 7 साल का था तो एक दिन उसके कुछ क्लासमेट्स उसे एक डॉक्टर के ऑफिस में ले गए और जैसे ही हरमन अंदर गया तो उन्होंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। हरमन के चारों ओर सन्नाटा था। वो डर से कांप गया। कमरे के बीचों बीच एक इंसानी कंकाल, स्केलेटन रखा था। पहले तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन कुछ ही पल बाद वो डर जिज्ञासा में बदल गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। हरमन ने उस कंकाल को ध्यान से देखा। हर हड्डी, हर जोड़, हर नस को गहराई से ऑब्जर्व किया। जब वो उस कमरे से बाहर निकला तो मौत उसके लिए डर नहीं बल्कि एक खेल बन चुकी थी। वो जानना चाहता था कि इंसान मरने के बाद अंदर से कैसा दिखता है, और उसने उसी दिन ठान लिया था कि वो बड़ा होकर मेडिकल ज्वाइन करेगा। 1880 का ज़माना और होम्स मेडिकल कॉलेज पहुंचा। साइंस रफ्तार पकड़ चुकी थी। लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स में डूबे थे, लेकिन एक दिक्कत थी। लोग अपनी बॉडी साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए देना नहीं चाहते थे। जबकि हरमन मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था
और प्रोफेसर विलियम जेम्स हार्डमैन के अंडर पढ़ता था। हार्डमैन एक बड़ा नाम, चीफ एनाटॉमी इंस्पेक्टर। फिर शायद इन्होंने मजबूरी में एक खतरनाक प्लान बनाया। ये दोनों रात के अंधेरे में कब्रों से लाशें चुराने लगे। वो इसलिए क्योंकि साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए लाशें चाहिए थीं और लोग देने को तैयार नहीं थे। और यहीं से शुरू होती है हरमन वेबस्टर मस्जिद की कहानी, जहाँ उसने शरीरों और लाशों पर प्रयोग करना शुरू किया, पर सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि बीमा धोखाधड़ी के लिए भी। वह मुर्दों के नाम पर नकली बीमा क्लेम करता और मोटी रकम कमाता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अगर वो इतनी आसानी से मरने वाले लोगों से पैसा कमा सकता है तो जिंदा लोगों से क्यों नहीं। 1886 में वो शिकागो पहुंचता है, एक बढ़ते हुए शहर में जहां कोई किसी को नहीं जानता। यही वो जगह थी जहां उसकी शैतानी बुद्धि को खुला मैदान मिला और उसने अपना नाम बदलकर हेनरी हॉवर्ड होम्स रख लिया, यानी डॉक्टर H.H. होम्स, और एक मेडिकल स्टोर में काम करने लगा। अपनी मेडिकल जानकारी और मीठी बोलचाल से उसने मालिक का भरोसा जीत लिया और कुछ वक्त बाद ही इस मेडिकल स्टोर को उसके मालिक से खरीद भी लिया। लेकिन बहुत से लोगों का कहना था कि होम्स ने स्टोर खरीदा नहीं बल्कि कब्जा किया था, क्योंकि होम्स के स्टोर के खरीदने के बाद किसी ने भी उस स्टोर के पिछले मालिक को देखा ही नहीं था कि वो कहाँ गायब हुआ। कुछ ही वक्त के बाद उसी एंगलवुड इलाके में जहां होम्स ड्रग स्टोर में काम करता था, उसने स्टोर के ठीक पास एक प्लॉट खरीदा और कुछ ही सालों में उसने वहां एक विशाल इमारत बनवानी शुरू की, जिसमें करीब 100 कमरे थे। ग्राउंड फ्लोर पर उसने शॉप्स बनवाई ताकि लोगों का आना जाना बना रहे, लेकिन ऊपर की 2 मंजिलें, वहां उसने एक ऐसा जाल बुना जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं थी। बचपन से ही चालाक और तेज दिमाग वाले होम्स ने खुद इस बिल्डिंग का नक्शा डिजाइन किया और बड़ी सावधानी से उसने ऐसे ऐसे रास्ते बनाए जो कहीं जाकर खत्म हो जाते। दीवारों के पीछे छिपे दरवाजे और ऐसे कमरे जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। कोई भी उसकी मंशा भांप ना सके, इसलिए मजदूरों ठेकेदारों को बार बार बदल देता और जब सब चले जाते तो खुद रात रात भर काम करता, ताकि इस बिल्डिंग का असली राज सिर्फ उसी तक सीमित रहे। कहा जाता है कि वो बिल्डिंग एक होटल नहीं बल्कि मौत की एक भूल भुलैया थी, जहां कदम रखना अपनी मौत को दावत देना था। और आगे चलकर पूरी दुनिया ने इसे द मर्डर कैसल के नाम से जाना। होम्स का तरीका बड़ा चालाक था। वो अधिकतर औरतों को निशाना बनाता, खासकर वो औरतें जो नौकरी की तलाश में थीं या शहर में अकेली थीं। पहले वो उन्हें अपने होटल में काम दिलाने का लालच देता और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसा लेता। कुछ से वो शादी का वादा करता, कुछ को बीमा पॉलिसी के नाम पर लुभाता। और जब उन्हें यकीन हो जाता कि वो सुरक्षित है, तभी मौत की स्क्रिप्ट शुरू होती। कहा जाता है कि वो गैस चैम्बर वाले कमरे में उन्हें बंद कर देता और बाहर से वाल्व खोलता और फिर शीशे की खिड़की से देखता कि कब उनका शरीर आखिरी सांस छोड़ता है। उसके बाद लाश को नीचे तहखाने में भेज दिया जाता, जहां कभी उसे जलाया जाता, कभी काटा जाता और कभी एसिड में डुबो दिया जाता। उसने अपने मेडिकल कॉलेज के पुराने लोगों की पहचान के जरिए इन हड्डियों को मेडिकल स्कूलों में बेचकर भी पैसे कमाए, यानी मौत उसके लिए सिर्फ एक बिजनेस थी। सन 1893 में शिकागो में वर्ल्ड फेयर का आयोजन हुआ। होम्स ने इस इवेंट में आने वाले ट्रेवल्स के लिए शहर में कई जगह इश्तिहार लगवाए और उसको इसका फायदा भी मिला। लाखों लोग दुनिया भर से आए और उस समय होम्स का होटल यानी द वर्ल्ड फेयर होटल सबसे खास था। अनगिनत मेहमान वहां ठहरे, लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। शहर में गायब होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, मगर किसी को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि उस समय संचार और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था बेहद सीमित थी। होम्स हर किसी को अलग नाम से रजिस्टर करता, सबूतों को मिटा देता और हर बार एक नया बहाना बना लेता।
लेकिन कहते हैं कि हर झूठ की उम्र छोटी होती है। एक दिन उसका धोखा पकड़ा गया, और सीधा मर्डर के लिए नहीं बल्कि बीमा फ्रॉड के लिए। कहते हैं कि गद्दार किसी का नहीं होता, और एच होम्स सचमुच गद्दार को गद्दार था। उसने अपने भरोसेमंद साथी बेंजामिन के साथ मिलकर एक इंश्योरेंस फ्रॉड की प्लानिंग की, जहां उसने बेंजामिन की जगह मुर्दे का इस्तेमाल करके उसकी मौत का नाटक कर इंश्योरेंस कंपनी से $10,000 हड़पने का प्लान बनाया। बेंजामिन ने भी हामी भर दी, पर होम्स का इरादा साझेदारी नहीं बल्कि धोखा था। उसने बेंजामिन को अपने कैसल में बुलाकर धोखे से उसके जिंदा शरीर को आग लगा दी ताकि पूरे बीमे की रकम खुद रख सके। बेंजामिन की पत्नी के पूछने पर होम्स ने उसके परिवार से भी झूठ बोला और बताया कि वो लंदन में छुपा हुआ है और कुछ महीने बाद लौटेगा। वादा करने के बाद भी होम्स ने $5,000 नहीं दिए और बेंजामिन के 3 नन्हे बच्चों की कोई सुध तक नहीं ली। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि ये बच्चे भी उसी साजिश का शिकार हुए और उनका अंजाम भी अंधेरे में गुम रहा। ये मामला इतना जटिल था कि जब पुलिस को बेंजामिन की मौत की सच्चाई पता चली, तब होम्स की साजिश की परतें खुद ब खुद खुलने लगीं। जब पुलिस ने होम्स की शिकागो वाली इमारत की तलाशी ली तो उन्होंने जो देखा उसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। तहखाने में मानव हड्डियों के टुकड़े, एसिड के टैंक, गैस पाइपलाइनें, टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसे गुप्त रास्ते मिले जो किसी डरावनी या हॉरर फिल्म से कम नहीं लगते थे। पुलिस को अंदाज़ा था कि उसने दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों की हत्या की है, लेकिन सबूत इतनी बुरी तरह मिटा दिए गए थे कि मरने वालों की संख्या आज तक किसी को नहीं पता। सन 1895 में उसे गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चला। कोर्ट में होम्स बेहद शांत, कॉन्फिडेंस से भरा और मुस्कुराते हुए पेश आता था, जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही ना हो। अंत में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई और 1896 में होम्स को फिलाडेल्फिया में फांसी दे दी गई। लेकिन उसकी मौत के बाद भी मर्डर कैसल की कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई। लोगों ने दावा किया कि उस इमारत में रात को अजीब और भयानक आवाज़ आती थी। कुछ ने कहा वहाँ से किसी की चलने की आहट सुनाई देती थी। 1895 में उस इमारत में आग लग गई जिसने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन आज भी जहाँ वो इमारत खड़ी थी, वहाँ जाने वाले कहते हैं कि उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, मानो उस ज़मीन में अब भी उन चीखों की गूंज छुपी है जिन्हें कभी कोई सुन नहीं पाया था। कहा जाता कि होम्स की मौत के बाद भी उसका डर लोगों के जहन से नहीं गया और शायद इसीलिए उसे द डेविल इन द वाइट सिटी कहा गया। एक इंसान जिसने अमेरिका की आधुनिक सभ्यता के बीच खड़े होकर मौत को एक कला बना दिया। ये कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं बल्कि एक चेतावनी भी देती है कि इंसान के चेहरे के पीछे कभी कभी राक्षस छिपे होते हैं जो मुस्कुराते हुए हमारी आंखों में झांकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में भरोसा करो, लेकिन आंखें खुली रखो, क्योंकि कभी कभी जिस दरवाजे पे वेलकम लिखा होता है उसके पीछे मौत खड़ी होती है। दोस्तों, ये थी एच होम्स की कहानी, अमेरिका के पहले सीरियल किलर की और उसके मर्डर कैसल की। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। मैं जल्दी ही मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और इस कहानी को ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।